ये हो गया युग्मक जनन, ठीक है ना। युग्मक जनन की प्रक्रिया हमने आपको बताया। युग्मक जनन में मेल में युग्मक जनन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। युग्मक जनन कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। नर में युग्मक जनन, नर में युग्मक जनन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं इसको शुक्राणु जनन। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है बताइए, कहाँ पर होती है? शुक्राणु जनन की क्रिया होती है सेमिफेरल ट्यूब्यूल्स, याद है। तो चलिए देखेंगे कि शुक्राणु जनन क्या है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। तो व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? यानी कि वह क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? स्पर्म का मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। तो वह क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? वह क्रिया जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, कहाँ पर? नर में। उसी को हम कहते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, या उसी को हम कहते हैं शुक्राणु जनन। क्लियर। इसका मतलब हो गया कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। एक लाइन में याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is called spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखते चलिएगा। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मों का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? नर में हो रहा है। तो नर में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मों के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या उसी को हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। क्लियर। ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वह होती कैसे है? चलिए उसी को देख लेते हैं। नाम याद रखिए, स्पर्मेटोगोनियम याद है? स्पर्मेटोगोनियम क्या है? ये जो है 1 mm जर्म सेल है। जननिक उपकला की बात कर रहे हैं हम लोग, जर्म सेल की बात कर रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम, अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ये जो आपका क्या है? सेमिनोफेरल ट्यूब्यूल्स है। इस सेमिनोफेरल ट्यूब्यूल्स के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
ठीक, तो ये जो लंबी वाली कोशिका हमने आपको बताया था, कुछ कोशिकाएं थोड़ा सा आकार में डिफ्रेंशिएट हो जा रही हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, जर्म सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जर्म सेल कह रहे हैं। तो जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं। स्पर्मेटोगोनियम क्या है, जर्म सेल है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से हुआ, जर्म सेल के द्वारा हुआ। कहां से हुआ, जर्म सेल के द्वारा। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम जो है उसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। समझिएगा क्या होती है, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। स्पर्मेटोगोनियम एक जर्म सेल है, मींस की जननिक उपकला की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक। तो कह रहा है स्पर्मेटोगोनियम एक जर्म सेल है जिसका क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस के दौरान स्पर्मेटोगोनियम क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। क्या बना रही है, स्पर्मेटोगोनिया। जरा ध्यान दीजिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम दो चीजें हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है और स्पर्मेटोगोनिया क्या है, प्लूरल है। तो जब क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम का माइटोसिस होगा तो उसी माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा फर्दर क्या करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, उसी में से कुछ डिफरेंशिएट होंगे। बात समझिएगा, जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस की प्रक्रिया है। स्पर्मेटोगोनियम क्या है, 1 mm जर्म सेल है। तो स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस, माइटोसिस मतलब समसूत्री, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया बनता है। इसी समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ डिफरेंशिएट कोशिका भी बनती है, कुछ डिफरेंशिएट भी बनेगी। ये अपनी संख्या जो है, स्पर्मेटोगोनियम अपनी संख्या बढ़ा रहा है बाय द माइटोसिस। तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं। इसी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इसके अलावा, स्पर्मेटोगोनिया के अलावा क्या हो रहा है कि कुछ जो है प्राइमरी, कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं जिन्हें हम क्या कह दे रहे हैं, प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है। दोनों चीजों को समझिएगा। स्पर्मेटोगोनियम से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से फर्दर क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। ये अपनी संख्या बढ़ाएगा स्पर्मेटोगोनिया। इसी स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ डिफरेंशिएट हो गई, कुछ डिफरेंशिएट हो गए, मतलब उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग रहा होगा। तो कुछ अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, वो कहलाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर, क्या कहलाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब कि स्पर्मेटोगोनियम यानी कि जर्म सेल के द्वारा ही क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बना भैया, बाय द माइटोसिस। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। फर्दर उसी माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया भी बन रही है। ठीक, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया की संख्या बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन यहीं पर कुछ डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर बनाया, नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, यहां पर आपको फोकस ये करना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये जो यहां पर क्या है, क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, 46। तो जब माइटोसिस होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना होगा, 46। क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर तो बदलता है नहीं, ठीक है ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको भी याद है कि यह जो आपका माइटोसिस है, माइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब इसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा। ध्यान दीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट। इस बात को आपको याद रखना है सारी चीजों को, ठीक है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। निखिल कुमार, तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, हाफ हो जाएगा, 23 होगा। यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। याद रखिएगा कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 2 सेल बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। क्योंकि ये 46 है, इसका मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस होगा तो यह एक कोशिका है तो कितने में बटेगी, 2 में बटेगी, क्योंकि 23 एक। क्लियर, कोई दिक्कत। तो आपका क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस फर्स्ट हुआ तो मियोसिस फर्स्ट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाएगा, इसका भी मियोसिस सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड, ठीक। यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। हेलो, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो अब जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो जाएगा तो 2 कोशिका है तो फर्दर कितने बनाएगी, 1 से 2 और 1 से 2, तो कुल कितनी कोशिका बनेगी, 4। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस सेकेंड होगा तो मियोसिस सेकेंड के दौरान क्या बनेगी, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुल कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है मनीष। कुल कितने स्पर्मेटिड्स बने, 4, यानी कि 4 स्पर्मेटिड्स बने। क्लियर, तो ये आपका हो गया मियोसिस सेकंड में। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस सेकंड कराएंगे तो कुल 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। इस स्पर्मेटिड्स का क्या होगा, यही आगे चल करके क्या हो जाएगी, स्पर्म में कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट होगी, स्पर्म में। तो जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट होगी, इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस। या नाम को याद रखना है, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होता है स्पर्म में, किस क्रिया के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा। अब ये जो स्पर्म है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सर्टोलाइट सेल। कहाँ जाएगा, सर्टोलाइट सेल। तो सर्टोलाइट सेल यानी कि इसका मतलब स्पर्म जो है बाहर निकलेगा। तो स्पर्म के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। तो ये पहुंचेगी कहाँ, किस क्रिया के द्वारा, ये पहुंचेगी सर्टोलाइट सेल के अंदर, धंसेगी, वहीं से पोषण प्राप्त करेगी। उस क्रिया को कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, यही से समझिए आप। अभी इसका दूसरा फिगर भी बनाता हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया कि स्पर्मेटोगोनियम से लेकर के स्पर्म बनने तक की पूरी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर टू ऑल, कोई दिक्कत। दूसरी चीज कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस है कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। तीसरी चीज है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं, स्पर्मिएशन का मतलब हो गया कि स्पर्म का बाहर निकलना और सर्टोलाइट सेल में जाके धंसना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। अब सर्टोलाइट सेल क्या करेगा, स्पर्म को पोषण देगा, वहीं से पोषण लेकर के वो परिपक्व होकर के बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपका है क्या, शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा हुई, जर्म सेल के द्वारा हुई, यानी कि युग्मक जनन की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यह आपके पास क्या है, एक जनन कोशिका। बनाते चलिएगा जनन कोशिका।
जनन कोशिका कितनी है 12, क्रोमोसोम नंबर कितना है 46। जनन कोशिका समझ रहे हैं ना, स्पर्मेटोगोनियम एक जर्म सेल है यानी कि जनन कोशिका है। ठीक, तो ये आपका जनन कोशिका है। इसमें क्या होगा भैया, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के दौरान ये क्या करेगी, समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका, देखिए ये आपका है, यह भी 12, ये दूसरी कोशिका है, यह भी क्या है 12। ठीक, यानी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। अब ये जो आपकी क्या है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाती है, स्टेम कोशिका। इसको कहते हैं हम लोग स्टेम कोशिका, स्टेम सेल। हिंदी में इसको कहते हैं स्टेम सेल को क्या कहते हैं, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। क्लियर, क्या कहेंगे शुक्रजन कोशिका। ये जो शुक्रजन कोशिका है, ये जो शुक्रजन कोशिका है थोड़ी सी डिफरेंशिएट सेल बना रही है। नाम तो इसका आपको पता ही है, क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर। तो ये स्पर्मेटोगोनियम कैसे बनी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा। स्पर्मेटोगोनियम जो है जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ, ये तो यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए आपकी जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से क्या बना, स्टेम सेल यानी कि शुक्रजनन कोशिका। शुक्रजनन कोशिका से एक कोशिका बन रही है स्पर्मेटोगोनियम। इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या हो जा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया जो बनी है, ठीक, उसी को हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका बनाएगी। ये क्या बनाएगी, एक कोशिका बनाती है, इसी कोशिका को कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। इसका मतलब आप समझिएगा कि स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्राइमरी जर्म सेल है। क्या है वो, प्राइमरी जर्म सेल है। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्राइमरी जर्म सेल है और इसी प्राइमरी जर्म सेल में मियोसिस होगा। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री। अब बताइए, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या थी 2n, यानी क्रोमोसोम नंबर यहाँ तक 46 है, और जैसे ही क्या होगा मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट, तो ये क्या बनाएगी, तो अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो ये 2 कोशिका बनाएगी। कितनी कोशिका बनाएगी, 2। यह भी n हो जाएगा और यह भी n हो जाएगा। ये 2n था ना, यह भी n, यह भी n, ये 2 कोशिका बनाएगी, यानी कि द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। क्लियर हुआ। देखिए बिल्कुल वही चीज जो हमने इंग्लिश में यहाँ बताई आपको, वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि जनन कोशिका है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, फर्दर स्पर्मेटोगोनिया बन रही है ना, वहीं से कुछ डिफरेंशिएट सेल निकली है, डिफरेंशिएट सेल निकली, उसको कहेंगे स्टेम सेल, यानी शुक्रजनन कोशिका। शुक्रजनन कोशिका से क्या बन रही है, स्पर्मेटोगोनियम। कैसे बन रही है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। क्लियर। तो समसूत्री विभाजन से स्पर्मेटोगोनियम बना। स्पर्मेटोगोनियम ही क्या है, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका है, यानी कि प्राइमरी जर्म सेल है। कौन, स्पर्मेटोगोनियम। इस स्पर्मेटोगोनियम का क्या हुआ, अर्धसूत्री हुआ। अर्धसूत्री हो गया तो द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका,
द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका। और कितनी कोशिका? 2, क्योंकि अर्धसूत्री हुआ तो 46 क्रोमोसोम नंबर था, तो 23 इसमें 23 इसमें, तो 2 कोशिका बन गई ना। बिल्कुल वही चीज है, यहां से समझिएगा। सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी ये, यानी प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो ये कितनी कोशिका बनाई? 2 बनाई ना। तो ये आपकी कहलाएगी द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका। अब इसमें क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें क्या होगा? इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अर्धसूत्री सेकेंड। तो जब अर्धसूत्री सेकेंड हो जाएगा तो बताइए कुल कितनी कोशिका बनाएगी? 4। 1 2 3 और 4 सब है प्रोवाइड। यहां नीचे आप बना लीजिएगा, हम यहां जगह नहीं इसलिए बना दे रहे। निखिल कुमार क्लियर हुआ? तो ये देखिए अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ तो 1 2 3 4 कोशिका का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। क्लियर? यहां पर आप देखिए स्पर्मेटिड्स, अब भी इनके संरचना में कोई अंतर नहीं आ रहा, ये आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, और इसी स्पर्मेटिड्स से क्या होते हैं? स्पर्मेटिड्स से किसका फॉर्मेशन होता है? बोलिएगा। स्पर्म का। किसका? देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? बताइए। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा, यानी इसमें होगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा क्या बन गए? ये सारे के सारे क्या हैं? स्पर्म। क्या बने? स्पर्म। अब ये स्पर्म कहाँ जाएंगे? साइटोलाइट सेल में जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्राणु जनन की क्रिया कहलाती है। ठीक, दोनों चीजों को क्लियर कट आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इन दोनों चीजों को क्लियर कट समझ लीजिए। कुछ है नहीं। क्लियर? चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार इसको आपको बता दे रहा हूं। ये आपकी क्या है? जनन कोशिका, यानी कि हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो जनन कोशिकाओं के द्वारा हो रही है। तो जनन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इसी समसूत्री विभाजन के दौरान ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे। इसी दौरान इसमें क्या होगा? स्टेम सेल यानी शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। किससे? जनन कोशिकाओं से। शुक्रजन कोशिकाएं क्या करती हैं? स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोगोनियम ही क्या कहलाता है? प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका कहलाता है। यह जो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका है वह जनन कोशिका से बना है समसूत्री विभाजन के द्वारा। क्लियर करते चलिएगा। तो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, जिसके द्वारा क्या बनता है? द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका बनती है। कितनी? 2। तो द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड हो जाता है, जिससे कि 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं स्पर्मेटिड्स के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। फर्दर वही चीजें हमने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। गौर कीजिएगा कि स्पर्मेटोगोनियम 1 mm जर्म सेल है। ठीक, द क्रोमोसोम नंबर 46। तो यह जो स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल है, इस स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? यह सिंगुलर है, और स्पर्मेटोगोनिया यह प्लूरल है। ठीक, तो
मियोसिस के दौरान स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है, उसी स्पर्मेटोगोनियम में से फर्दर कुछ डिफरेंशिएट हो जाती हैं कोशिकाएं, कुछ डिफरेंशिएट अलग हो जाती है, रचना में थोड़ी सी अलग होगी, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो इट इज क्लियर कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसका फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनियम से कैसे माइटोसिस की क्रिया के द्वारा हुआ है। क्लियर। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वह क्या है, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया हुई, तो जब इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। इसकी स्ट्रक्चर में अब भी कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर। लेकिन क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ? 2। क्लियर। तो अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया हुई और उसके द्वारा स्पर्मेटिड्स बने। कुल कितने स्पर्मेटिड्स बने? 1 से 2 और 1 से 2, तो संख्या हो गई 4। याद रखिएगा कि 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4, और स्पर्मेटिड्स के द्वारा स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। यह जो स्पर्म बना है वह हैप्लॉइड है। वह क्या है? हैप्लॉइड है। क्रोमोसोम नंबर उसमें कितना है? 23 है। और ये स्पर्म बाय द स्पर्मिएशन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलेंगे, निकल करके सर्टोलाइज सेल के अंदर जाएंगे। सर्टोलाइज सेल इनको पोषण प्रदान करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है शुक्राणु जनन है। क्लियर? क्लियर टू ऑल? एनी प्रॉब्लम? अब तो आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। फिगर बना लिए? हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। लिखेंगे वृषण में शुक्रजन नलिका में, टेस्टिस में शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका मतलब एसटी, सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स। ठीक। शुक्रजन नलिका में उपस्थित मूल जनन कोशिका। मूल जनन कोशिका मतलब जर्म सेल। जनन कोशिका जर्म सेल, या शुक्र जनन कोशिका से शुक्राणुओं का बनना। शुक्र जन कोशिका से शुक्राणुओं का बनना। शुक्राणुओं का बनना, शुक्र जनन बनना शुक्र जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। किशोरावस्था में प्रारंभ होती है।
किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल, याद है ना, 250 क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल, कहते हैं विसरणीय पिंडक, पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, कोष्टक में लिख लीजिए विसरणीय पिंडक। प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 क्या होते हैं, 1 से 3 एसटी मतलब सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिख रहे हैं। तो प्रत्येक विसरणीय पिंडक में 1 से 3 क्या होते हैं, एसटी यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी एसटी में जननिक उपकला द्वारा, प्रत्येक एसटी जननिक उपकला द्वारा अस्तारित होती, जननिक उपकला द्वारा विस्तारित होती है। जननिक उपकला की मूल जनन कोशिका, जननिक उपकला की मूल जनन कोशिका, जननिक उपकला की मूल जनन कोशिका समसूत्र, कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री इंग्लिश में माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे स्पर्म शुक्रजन स्टेम कोशिका, जिससे शुक्रजन यानी कि स्टेम कोशिका, शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। जिसमें शुक्रजन कोशिका या स्टेम कोशिका, क्या नाम है उसका, स्टेम कोशिका का स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण क्लियर। कुछ शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन शुरू कर देती कुछ शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनियम क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन शुरू कर देती हैं। ऐसी कोशिका को
कोशिका को प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, इंग्लिश में बोलिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसी कोशिका को प्राथमिक शुक्रजन कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अर्थात प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट, मतलब मियोसिस फर्स्ट, क्या हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के द्वारा दो कितनी कोशिका बन रही है, दो, विभाजन के द्वारा दो अगुणित द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में भैया द्वितीयक शुक्रजन कोशिका को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोष्ठक बंद कर दीजिए। तो दो अवृत द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका का निर्माण होता है। हाँ? निर्माण होता है। अब इनसे क्या बनेंगे, चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पुनः क्या होगा, पुनः मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड समझ रहे हैं ना, मियोसिस सेकेंड की क्रिया के द्वारा चार अगुणित क्या बना रही है, चार अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, स्पर्मेस, ठीक है ना। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में चेंज होने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में परिवर्तन होने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में गोल अचल
इस प्रक्रिया में गोल आचल, आचल मतलब ना टूटा, ये चल नहीं सकते, आचल स्पर्मेटिक्स चेंज होकर स्पर्मेटिक्स CHANGE, चेंज मतलब बदल, चेंज होकर गतिशील, चेंज होकर क्या करते हैं, गतिशील और सक्रिय, और सक्रिय स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म कहाँ जाते हैं, सर्टोलाई सेल, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म सर्टोलाई सेल, सर्टोलाई सेल में धंस कर, सर्टोलाई सेल में धंस जाते हैं, जिस प्रक्रिया को धंस जाते हैं, इस प्रक्रिया को धंस जाते हैं, अतः धंस जाते हैं, ऐसे लिख लीजिए, अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा ST मतलब सेमिनोफ्रेल ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर आते हैं, ST से स्पर्म बाहर आते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेशन। उस क्रिया को बाहर आते हैं, उस क्रिया को स्पर्मेशन क्लियर। ये चीजें आपके सामने कई बार आई हैं, तो ऑलरेडी ऐसे आपको रटा होगा, इसको देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कह रहा शुक्राणु जनन क्या है, टेस्टिस में यानी कि वृषण में। मनुष्य के पास कितने वृषण होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस होती है एब्डोमिनल के बाहर। तो टेस्टिस में शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स, ठीक। कह रहा है कि टेस्टिस में शुक्र जनन नलिका में उपस्थित मूल जनन कोशिका, क्लियर हुआ कि जो आपकी मूल जनन कोशिका है यानी कि जर्म सेल है, वह कहाँ पाई जाती है, सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। चीजों को क्लियर करके रखिएगा, ठीक। शुक्राणु जनन कोशिका से शुक्राणुओं का बनना, यानी कि कह रहा है कि टेस्टिस में जो शुक्रजन नलिका पाई जाती है, उस शुक्रजन नलिका से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। बात समझ में आया, मतलब कि सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। तो जो ST है सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स है, उस सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं, जर्म सेल पाई जाती है। उन्हीं जर्म सेल के द्वारा स्पर्म बनता है, उस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। याद कीजिएगा, हमने आपको बताया था कि कि क्या किशोरावस्था कहां से शुरू होती है, 14 से 16 साल में। यह जो है किशोरावस्था होती है नर में। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी वह
किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं। अगर एक टेस्टिस की संरचना देखेंगे तो इसमें इस तरीके के कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं। कंपार्टमेंट, इसी कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? टीएल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल की संख्या एक टेस्टिस में 250 होती है, लगभग 250 होती है। और इस एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में यहाँ एक कन्वॉल्यूटेड संरचना होती है, देख रहे हैं ना? इस कन्वॉल्यूटेड संरचना को कहते हैं एसटी, सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स, मतलब उलझी हुई संरचनाएं होती हैं, जो कि एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितनी होती हैं? 1 से 3 होती हैं, यानी कि 1 से 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 3 तो निकल करके आएगा 750। क्लियर? कि एक टेस्टिस के अंदर 750 क्या पाए जाते हैं? सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। क्लियर हुआ बात? तो जो आपका टेस्टिस है, उस टेस्टिस में 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। और उन पिंडकों में बेटा मुझमें मन लगाओ पार्थ, आज मैं ही अनंत हूं। यहाँ देखो कह रहा है कि जो आपका क्या है, विषणीय पिंडक है, ये इस विषणीय पिंडक की संख्या कितनी हो गई? 250 हो गई। इसके अंदर जब जाएंगे तो क्या पाई जाएगी? शुक्र जनन नलिका, कहते हैं सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स, कहते हैं ना? नाम याद रखिएगा नहीं तो फंस जाएंगे। तो ये जो सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स है, देखिए क्या प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल अर्थात विषणीय पिंडक में 1 से 3 सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो एक पिंडक ये है तो इसमें कितने एसटी होंगे? 3, 1 से लेकर के 3। क्लियर? और इसी एसटी में क्या होगा? जनन कोशिका होगी, उसी जनन कोशिका में स्पर्म बनेगा। क्लियर? तो वही तो कह रहा है कि 1 से 3 सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक एसटी जननिक उपकला के द्वारा विस्तारित होता है। प्रत्येक सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स क्या होता है? जननिक उपकला के द्वारा विस्तारित होता रहता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये टेस्टिकुलर सेमिनोफ्लोइड ट्यूब्यूल्स बाहर लाते हैं, इसको कट सेक्शन करते हैं और ये संरचना देखते हैं, तो जरा देखिएगा इसी में आपकी क्या पाई जा रही है? जर्म सेल। तो यह कह रहा है कि प्रत्येक एसटी, यानी कि संरचना वहां बना रहे हैं, प्रत्येक एसटी जननिक उपकला द्वारा विस्तारित होती है। जननिक उपकला की मूल जनन कोशिका में, तो जननिक उपकला की मूल जनन कोशिका कौन है? स्पर्मेटोगोनियम है। तो मूल जनन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे कि शुक्र जनन यानी स्टेम कोशिका, मतलब कि स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह जो स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण हुआ, कुछ शुक्र जनन कोशिका समसूत्री विभाजन शुरू कर देती हैं। उसी में से स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है? स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है कि माइटोसिस शुरू कर देता है। तो माइटोसिस शुरू करके कुछ डिफरेंशिएट बनाता है और कुछ क्या करता है? अपनी संख्याओं को बढ़ाता रहता है। तो जो डिफरेंशिएट बना दिया वही क्या हो गई? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका कहलाई। क्लियर? और इसी प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका में मियोसिस हो गया। मियोसिस फर्स्ट से क्या हुआ? द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका का निर्माण हो गया। द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका में मियोसिस सेकंड हो गया। मियोसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया, तो वह 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर दी, यानी कि 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। ये जो 4 अगुणित स्पर्मेटिड बने हैं, उनमें पुनः क्या हो गया? कह रहा है कि इन स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, यह स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं? स्पर्म का निर्माण कर देते हैं। किस क्रिया के द्वारा?
स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्मेटिड्स स्पर्म बना देते हैं और फिर स्पर्म जो है वह क्या करता है, साइटोलाइसिस के अंदर धंस जाता है। याद रखना है कि एसटी से, ये जो एसटी है सेमिनिफरल ट्यूब्यूल्स है, इस एसटी से स्पर्मों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। अर्थात स्पर्मिएशन की प्रक्रिया के द्वारा शुक्रजनन नलिकाओं से क्या होता है, शुक्राणु बाहर निकलता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्लियर टू ऑल? एनी प्रॉब्लम मिस्टर सनी देवल? एनी क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।